बच्चों, हम हमारे लास्ट वीडियो में भारत के भू उपयोग वर्गीकरण की चर्चा कर रहे थे और भारतीय भू उपयोग वर्गीकरण की चर्चा करते समय हमने भूमि उपयोग किसे कहते हैं, भूमि उपयोग का वर्गीकरण क्या होता है और भारत में भूमि को उपयोग की प्रवृत्ति के आधार पर किन किन भागों में बांटा गया, इसकी हमने चर्चा की थी। साथ में ही हमने भारत के कुछ भूमि उपयोग प्रारूपों की चर्चा भी की थी, जिनमें कृषि योग्य भूमि, साथ साथ में हमने चर्चा की थी बंजर और व्यर्थ भूमि, वनों के अधीन भूमि, गैर कृषिगत कार्यों के अधीन भूमि, स्थायी चारागाह भूमि और विविध तरु फसलों और उपवनों के अधीन जो भूमि शामिल की जाती है उसकी हम हमारे लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके थे। अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो शेष भूमियों के प्रकार बच गए हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कल्चरेबल वेस्टलैंड के रूप में। देखिए, शब्दों का अर्थ ध्यान से समझिए। कृषि योग्य, लेकिन साथ में कौन सी है? व्यर्थ भूमि, अर्थात एक ऐसी भूमि जिस पर कृषि तो की जा सकती है लेकिन फिर भी वर्तमान में वो भूमि खाली पड़ी हुई है। यानी कृषि करने योग्य तो है लेकिन वर्तमान में क्या पड़ी हुई है? खाली पड़ी हुई है। तो ऐसी भूमि को क्या कहेंगे हम? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहेंगे। शाब्दिक अर्थ समझिए, वह भूमि जो पिछले 5 वर्ष तक या इससे अधिक समय तक परती या कृषि रहित रहती है उसे हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। अब ऐसी जो भूमि होती है उसमें यदि तकनीकी ज्ञान का प्रयोग किया जाए, कुशलता का प्रयोग किया जाए, नवीन कृषि पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, सिंचाई की नवीन पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, तो निश्चित रूप से ऐसी भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। और जब भूमि उपजाऊ बन सकती है तो निश्चित रूप से उस पर क्या हो सकती है? कृषि भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग था वहाँ जल की उपलब्धता नहीं थी। ऐसी कंडीशन में वो भूमि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विकास से पूर्व कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के रूप में शामिल, यानी उसमें कृषि तो की जा सकती थी लेकिन दशाएं क्या नहीं थी? अनुकूल नहीं थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया और इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने राजस्थान के पश्चिमी भाग में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित कर दिया और जैसे ही जल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई उस भूमि पर क्या होने लग गई? कृषि होने लगी। परिणाम ये रहा कि जो क्षेत्र भारत के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा था, आज राजस्थान का वही पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। गंगानगर जिला राजस्थान में धान के उत्पादन के दृष्टिकोण सबसे अग्रणी क्षेत्र बन गया। धान का कटोरा, चावल का कटोरा, अन्न का कटोरा, किन्नू का कटोरा, सारी चीजें किसके कारण हुई? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण। तो हुआ क्या था? कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि थी उसको कृषि योग्य भूमि के रूप में कन्वर्ट कर लिया गया। तो ऐसी भूमि जो कृषि योग्य तो है या जिसे कृषि योग्य बनाया तो जा सकता है लेकिन फिर भी वर्तमान में खाली पड़ी हुई है, तो ऐसी भूमि को हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट भू उपयोग की चर्चा करते हैं वर्तमान परती भूमि, करंट फैलो लैंड के रूप में। अब परती का मतलब आप जानते हैं जो खाली पड़ी हुई है, लेकिन जो लंबे समय से खाली पड़ी हुई है वो बंजर होगी, लेकिन जो थोड़े समय से खाली पड़ी हुई है वो वर्तमान परती होगी। कहने का मतलब ये है, ऐसी भूमि जो 1 या 2 साल से खाली पड़ी हुई है उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान परती भूमि कहेंगे। वह भूमि जो 1 कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती रहित होती है उसे हम वर्तमान परती भूमि कहते हैं। आपने देखा होगा मानसून काल की अवधि के दौरान भारत में ज़्यादातर भाग में फसलें बो दी जाती, खरीफ की फसलें बो दी जाती, लेकिन कुछ भाग ऐसा होता है जिस पर किसान फसल नहीं बोता, खेत को खाली छोड़ देता है। अब उस पर घास फूस उगता है और अपने पशुओं को चराता है। हमारे साधारण जो राजस्थान की भाषा है, विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान की भाषा है,
तो मानसून काल में जो खाली भूमि छोड़ दी जाती, इस पर खेती नहीं की जाती, उसको साधारण शब्दों में या लोकल फोक लैंग्वेज में बधुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बधुआ। अब इसमें होता क्या है, किसान घास फूस जो उगता है अपने पशुओं को चराता है और फिर रबी की फसल दोबारा बो देता है। तो ऐसी भूमि जिस पे कृषि की जा सकती है और किसान ने अपनी स्वेच्छा से उसको वर्तमान में खाली छोड़ रखा है, तो ऐसी भूमि को वर्तमान पड़ती भूमि के रूप में जानते हैं। अब भूमि को इस प्रकार से पड़ती क्यों छोड़ा जाता है? भूमि की उपजाऊपन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, भूमि की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जैसे ही मानसून काल में भूमि को खाली छोड़ा जाएगा, उस पर विभिन्न प्रकार का घास फूस खपरेल उगेगा, किसान उसमें पशुओं का चारण करेगा, और जब पशुओं का चारण करेगा तो गोबर भी आएगा उसमें, और गोबर के बाद में उसमें विभिन्न प्रकार के घास फूस खपरेल उसी में रहेगा। कुछ समय के बाद में उसकी हम क्या कर जुताई कर देते हैं। तो जैसे ही खेती में जुताई की जाएगी, उस भूमि के ऊपर जो घास फूस खपरेल या पशुओं का जो गोबर था वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब बरसात होगी तो जीवों के जो अंश थे क्या हो जाएंगे? सट जाएंगे, गल जाएंगे, और क्या बन जाएगा? कार्बनिक खाद बन जाएगा, अच्छा खाद, जैविक खाद बन जाएगा। और जैसे ही जैविक खाद बनेगा तो भूमि की गुणवत्ता का बढ़ना तो स्वाभाविक सी बात है। आपने अपने आसपास भी देखा हो कभी कभार किसानों को खेतों में ग्वार बो दी जाती है, ढैंचा बो दिया जाता है, और जब वो बड़ा बड़ा हो जाता है उसको जुताई के साथ में भूमि में मिला दिया जाता है। क्यों? जैविक खाद बनता है। तो ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं वो वर्तमान पड़ती भूमि के रूप में जानी जाती हैं। भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भूमि को इस प्रकार से खाली छोड़ा जाता है। तो भूमि का परती रखना एक सांस्कृतिक प्रचलन है। इस विधि से भूमि की जो कमजोर उर्वरता हो जाती है उसको पौष्टिकता प्रदान करके प्राकृतिक रूप से भूमि की उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो ऐसी भूमि वर्तमान पड़ती भूमि के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं पुरातन पड़ती भूमि, फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड के रूप में जानते हैं। यह कृषि योग्य भूमि ही होती है, लेकिन कैसी होती है? जो 1 वर्ष से ज़्यादा समय से और 5 वर्षों से कम समय से खाली पड़ी है। देखो 3 कंडीशन हमारे यहाँ पे सामने आई। जो भूमि 5 साल से ज़्यादा लंबे समय से खाली पड़ी हुई है वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है। जो भूमि 1 साल से कम समय से खाली पड़ी हुई है वो वर्तमान पड़ती भूमि है। जो भूमि 1 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम समय से खाली पड़ी हुई है वो पुरातन पड़ती भूमि। तो ऐसी कृषि योग्य भूमि जिसको खाली पड़े हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया हो लेकिन 5 साल से कम का समय हुआ हो, तो ऐसी भूमि को हम पुरातन पड़ती भूमि के रूप में जानते हैं। अगर कोई भूभाग 5 साल से अधिक समय तक पड़ती रह जाता है, खाली रह जाता है, तो निश्चित रूप में ऐसी भूमि को फिर हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के रूप में शामिल कर देते हैं। तो पड़ती रहने के आधार पर, भूमि का खाली रहने के आधार पर 3 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। कल्चरेबल वेस्टलैंड के रूप में, करंट फैलो लैंड के रूप में, और फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड के रूप में। 3 पार्टीशन हमें मेजरली देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं निवल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, नेट शोन एरिया के रूप में। क्या होता है निवल बोया गया क्षेत्र? वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती हैं वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। यानी कि किसी फसल अवधि के दौरान जितनी भूमि पर फसलों को बोया गया है, जितने क्षेत्र पर फसलें उगाई गई हैं, वो निवल बोया गया क्षेत्र होता है। देखिए 2 पार्टीशन हैं, निवल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र, नेट शोन एरिया और ग्रॉस शोन एरिया। तो यहाँ पे निवल यानी जिस भूमि पर वर्तमान में फसलें बोई गई हैं उस क्षेत्र को तो हम क्या कहेंगे? निवल बोया गया क्षेत्र। और दूसरा आएगा सकल बोया गया क्षेत्र। तो सकल बोया गया मतलब विभिन्न समय अवधियों में, जरूरी नहीं कि खरीफ में ही बोया गया हो, खरीफ में, रबी में, जायद की फसलों के रूप में जितने भूभाग पर फसलें बोई गई थी उन तीनों को मिला देंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारे सामने क्या आ जाएगा? सकल बोया गया क्षेत्र आ जाएगा। तो भू उपयोग के जो प्रारूप हैं वो हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग रूपों में। हमने कृषि योग्य व्यर्थ भूमि की चर्चा की, वर्तमान पड़ती भूमि की चर्चा की, बंजर भूमि की हमने चर्चा की,
कृषि योग्य व्यर्थ भूमि की हमने चर्चा की, वनों के अधीन जो भूमि आती है उसकी हमने चर्चा की, निवल बोए गए क्षेत्र की हमने चर्चा की, चारागाह क्षेत्र के रूप में शामिल की जाने वाली भूमि की हमने चर्चा की। तो ये भारत के अंदर भूमि का जो उपयोग किया जाता है, उस भूमि के उपयोग की प्रवृत्ति के आधार पर भू उपयोग के जो प्रारूप हमें देखने को मिलते हैं उनकी चर्चा हमने की। अब नेक्स्ट हम चलते हैं भारत में भू उपयोग परिवर्तन। देखिए, लोगों के द्वारा भूमि का जो उपयोग किया जाता है वो स्थायी नहीं होता। मानव की आवश्यकताओं, समय अवधि और भौगोलिक दशाओं तथा जलवायु संबंधी दशाओं के आधार पर भूमि के उपयोग प्रारूप में परिवर्तन होता रहता है। तो भूमि के उपयोग करने के तरीकों में, प्रकृति में जो बदलाव आने की प्रक्रिया होती है उसी को हम भू उपयोग परिवर्तन के रूप में जानते हैं। किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहाँ की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यद्यपि समय के साथ साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी होती है। अब भू उपयोग परिवर्तन क्यों आता है, क्या कारण है, कैसा भू उपयोग परिवर्तन होता है? देखिए, एक क्षेत्र में जहां कभी कृषि हो रही थी वहां मानव की बस्तियां बस गई, रेल परिवहन मार्ग बन गई, सड़क परिवहन मार्ग बन गए। तो भूमि उपयोग का क्या हुआ? परिवर्तन ही तो हुआ ना। आपने अपने आसपास कृषि होते हुई देखी होगी। जिस भूमि पर पहले कभी खेती होती थी, आज नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण, औद्योगिकरण की प्रक्रिया के कारण या तो वहाँ पे शहरी बस्तियाँ बस गई, या वहाँ पे ग्रामीण बस्तियाँ बस गई, या सड़क मार्गों का निर्माण कर दिया गया, या रेल मार्गों का निर्माण कर दिया गया, या नहरों का निर्माण कर दिया गया। तो वो जो भूमि पहले खेती के काम में आ रही थी, कृषि योग्य भूमि के रूप में जानी जा रही थी, अब उसका कृषि के लिए प्रयोग नहीं हो रहा, तो किसी दूसरे कार्य के लिए भूमि का उपयोग तो हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया संपन्न हुई है, ये जो बदलाव आते हैं, भू उपयोग के एक प्रारूप का दूसरे प्रारूप के रूप में कन्वर्ट हो जाना, भू उपयोग परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। जिस भूमि का हम पहले कृषि हेतु प्रयोग कर रहे थे, उसी भूमि का आवासों के लिए प्रयोग करना पड़ता है, अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए प्रयोग करना पड़ता है, सिंचाई के विस्तार के लिए प्रयोग करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से भू उपयोग की जो प्रक्रिया होती है, समय के साथ साथ क्या होती जाती है? बदलती जाती है। अब इस भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको समझना चाहिए। कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है अर्थव्यवस्था का आकार। देखिए, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, समय के साथ साथ में परिवर्तित होती जाती है। अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है, वैसे वैसे उस क्षेत्र में आय के स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी, खर्च बचत की जो प्रक्रिया होती है, उसमें परिवर्तन आता है। और जैसे इनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भूमि पर क्या पड़ने लगेगा? दबाव पड़ने लगेगा। और जब दबाव पड़ेगा तो लोग क्या करेंगे? सीमांत भूमि का भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या करने लग जाएंगे? प्रयोग करने लग जाएंगे। आपने देखा होगा, जब जनसंख्या कम थी अपने आसपास, तो आपके आसपास यदि मान लीजिए कोई खाली भूमि पड़ी हुई होगी, उसका भी कोई यूज नहीं हो रहा था, खाली ही पड़ी होगी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बड़ी, मकान बनने लगे, तो थोड़ी बहुत जो सरकारी खाली भूमि पड़ी, उस पर भी लोगों ने अपने मकान बना लिया, अधिकार कर लिया। ये क्या है? सीमांत भूमि का प्रयोग करना। दूसरी जो प्रक्रिया होती है, अर्थव्यवस्था की संरचना। देखो, अर्थव्यवस्था की संरचना का तात्पर्य होता है अर्थव्यवस्था में किस किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। तो विभिन्न कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम अर्थव्यवस्था की संरचना के रूप में जानते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह पता है, किसी भी क्षेत्र में मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, या तो वो प्राथमिक क्रियाकलाप रहते हैं, या वो द्वितीय क्रियाकलाप होंगे, या फिर तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक क्रियाकलापों के रूप में शामिल किए जाएंगे।
तो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के आधार पर अर्थव्यवस्था की संरचना का निर्माण होता है। जिन क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाकलापों की प्रधानता देखने को मिलेगी वहां पर निश्चित रूप से कृषि योग्य भूमि का विस्तार अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन जहां पर सेकेंडरी एक्टिविटी की प्रधानता देखने को मिलेगी, द्वितीय क्रियाकलापों या उससे उच्चतर क्रियाकलापों की प्रधानता हमें देखने को मिलेगी, वहां पर निश्चित रूप से गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था की जो संरचना रूपी जो प्रक्रिया होती है वो भू उपयोग प्रारूप में परिवर्तन करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध होती है। भारत एक विकासशील देश है, विकासशील से विकसित स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे जो कृषि योग्य भूमि होती है या जो कृषि भूमि हो रही है उसका गैर कृषि कार्यों में प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आपने अपने आसपास देखा होगा 2 साल पहले 5 साल पहले जिस भूमि पर खेती की जाती थी, आज वहाँ पर मनुष्य ने अपने मकान बना लिए हैं, सड़कें बना ली हैं, रेल मार्ग बना लिए हैं। तो निश्चित रूप से जो कृषि भूमि थी वो अब गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट हो चुकी है। ये सारी प्रक्रिया क्यों हुई? अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया के कारण ही ऐसे परिवर्तन हमें देखने को मिले। तो भू उपयोग की प्रक्रिया का जो दूसरा महत्वपूर्ण था अर्थव्यवस्था की संरचना, जो भू उपयोग को प्रभावित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तीसरा, कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में कम होता जाना। समय के साथ साथ प्रत्येक देश में प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया क्या करती है? कम आय प्रदान करने वाले साधनों से मानव को अधिक आय प्रदान करने वाले साधनों की ओर अग्रसर करती है। कृषि एक ऐसी क्रिया है जिसको हम प्राथमिक क्रिया के रूप में शामिल करते हैं, जिससे आय की प्राप्ति कम होती है, या फिर हम ऐसा कहें कि जितनी आय प्राप्त होनी चाहिए उतनी आय प्राप्त नहीं हो पाती। लेकिन कृषि के बदले यदि हम कोई दूसरा कार्य करें, उद्योग संबंधी कार्य करें, सेवा संबंधी कार्य करें, तो निश्चित रूप से कृषि की तुलना में अधिक आय की प्राप्ति की जा सकती है। तो वर्तमान में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ कृषि भूमि पर दबाव बढ़ रहा है और लोगों का कृषि से रुझान कम होता जा रहा है। कृषि से रुझान कम होने के पीछे मानसून की अनियमितता, जल की कमी, सिंचाई के साधनों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाना, फसलों से पर्याप्त आय की प्राप्ति नहीं हो पाना, वर्षभर रोजगार न मिल पाना, भारतीय लोगों का परंपरागत कृषि प्रक्रिया का जो तरीका, ये सारी ऐसी दशाएं हैं जो कृषि क्रियाकलापों को धीरे धीरे कम करती जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास रोजगार के पर्याप्त अवसर विद्यमान होते हैं, लोगों को अधिक आय प्राप्ति के साधन मिलते हैं। इसी कारण वर्तमान में लोग ग्रामीण परिवेशों से कृषि प्रक्रिया को त्याग कर शहरी क्षेत्रों की ओर रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। तो कृषि भूमि की ये जो प्रक्रिया है, कृषि क्रियाकलापों का जो योगदान है वो हमारी अर्थव्यवस्था में दिनों दिन कम होता जा रहा है। भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता, कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो कृषि भूमि पर दबाव बढ़ाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो कारण है जनसंख्या का बढ़ना। देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह पता है भौगोलिक क्षेत्रफल हमेशा निश्चित होता है, जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी प्रति व्यक्ति भूमि का अनुपात कम होता जाएगा। आपने अपने परिवार को देखा होगा, आपके दादाजी के पास ज़्यादा खेती रही होगी, ज़्यादा कृषि भूमि रही होगी। जब पापा जी का क्राइटेरिया आया या पापा जी की पीढ़ी आई तो भूमि बढ़कर कम हो गई होगी। जब आप तक कंडीशन आती है तो भूमि बढ़कर और छोटी हो जाती है, और जब नेक्स्ट जनरेशन तक भूमि जाएगी तो बढ़कर और भी छोटी हो जाएगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पारिवारिक आकार बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे भूमि का आकार छोटा होता जा रहा है। विकासशील देशों में निर्भर व्यक्तियों का जो अनुपात है वो अपेक्षाकृत कृषि भूमि की ओर धीरे धीरे घटता जा रहा है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान तीव्रता से कम होता जा रहा है। कहने का मतलब ये है, लोग कृषि प्रक्रिया से विमुख होते जा रहे हैं। कृषि में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं के कारण
लोगों का रुझान कृषि प्रक्रिया से हट रहा है और लोग कृषि को छोड़कर जो उच्चतर क्रियाकलाप है, जहां पर कम मेहनत के द्वारा अधिक आय प्राप्त की जा सकती है, कम जोखिम की जहां संभावनाएं विद्यमान होती हैं, वहां की ओर अग्रसर हो रहे। ये सारे ऐसे कारक थे जो भारत में भूमि उपयोग की प्रक्रिया को परिवर्तित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमने भूमि उपयोग के कुछ प्रारूपों के बारे में चर्चा की, साथ साथ में भू उपयोग परिवर्तन क्या होता है उसकी चर्चा की, भू उपयोग परिवर्तन क्यों होता है इसकी चर्चा की, और किन किन कारणों का भू उपयोग परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है उनकी हमने चर्चा की। तो आज का ये जो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।